फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और आज हम जो पढ़ेंगे उष्मा रसायन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत हमने उष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा था। उष्मागतिकी का जब हमने प्रथम नियम पढ़ा था तो हमने वहां पर ऊर्जा की अवधारणा देखी थी। जहां पर हमने ऊर्जा की अवधारणा देखी थी उसी की सहायता से हमें क्या मिलता है, हमें उष्मा के अध्ययन में सहायता मिली, जिसके कारण क्या होता है, एक नई शाखा की विज्ञान की एक नई शाखा उष्मा रसायन विज्ञान का निर्माण होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, ऊर्जा व एंथैल्पी में परिवर्तन को पढ़ते हैं और तंत्र द्वारा या तो परिपार्श्विक द्वारा उष्मा ग्रहण करना या परिपार्श्विक को उष्मा देना तंत्र के द्वारा उनका हम अध्ययन करते हैं। क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमने किसके बारे में पढ़ा था, ऊर्जा के बारे में। इससे हमें क्या मिलती है, उष्मा के या रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया समझ में सहायता, ठीक है, जिसको एक नई शाखा मिली। शाखा कौन सी, उष्मा रसायन विज्ञान, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एंथैल्पी वे ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। साथ में हम पढ़ेंगे, ये मेरे पास तंत्र है और इसके चारों ओर ये क्या है, परिपार्श्विक, ठीक है। अब देखिए दो प्रकार की अभिक्रिया होती है हमारे पास, उष्माशोषी अभिक्रिया व उष्माक्षेपी अभिक्रिया द्वारा। हम तंत्र है, अगर तंत्र क्या कर रहा है, परिपार्श्विक से उष्मा को ग्रहण कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उष्मा का ग्रहण। जब ये उष्मा का ग्रहण करता है तंत्र परिपार्श्विक के द्वारा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। अगर तंत्र क्या देता है, उष्मा देता है परिपार्श्विक को, या तंत्र उष्मा का त्याग करता है, उसको कहते हैं उष्माक्षेपी, ठीक है। दोनों तरफ से देख सकते हो। अब देखिए, अगर हम उष्माशोषी को देखें तो तंत्र क्या करे, उष्मा को ग्रहण कर रहा है, जबकि परिपार्श्विक क्या दे रहा है, किसको, तंत्र को उष्मा, ठीक है। अब अगर इसकी बात करोगे, इसके अंदर क्या होता है, तंत्र क्या करता है, परिपार्श्विक उष्मा दे रहा है, या कहते हो परिपार्श्विक क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है उष्मा का, ठीक है। लिख लेते हैं इस बात को, तंत्र द्वारा परिपार्श्विक से उष्मा का ग्रहण या परिपार्श्विक द्वारा उष्मा का त्याग, दोनों एक ही चीज है, क्या कहलाता है, उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसके अंदर हम उदाहरण पढ़ते हैं, सबसे अच्छा है N2O2 बनाता है 2NO, जिससे क्या होता है, उष्मा कितनी माइनस में होगी, वो कितनी होती है, 43 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। अब इसके दौरान क्या होता है, जो एंथैल्पी व ऊर्जा में परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन कैसा होता है, ये होता है धनात्मक, और ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत बात करते हैं, अगर क्या करता है, तंत्र परिपार्श्विक उष्मा देता है, तंत्र द्वारा
परिपार्श्विक को ऊष्मा देना या परिपार्श्विक द्वारा तंत्र से ऊष्मा ग्रहण करना, दोनों ही क्या कहलाता है हमारे पास ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है। इसमें हम सबसे अच्छे अभिक्रिया पढ़ते हैं हमारे पास N2 3H2O हैबर विधि NH3, ठीक है। कितनी मिलती है हमारे पास, मिलती है इसमें 24.3 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, कितनी मिलती है 22.4 किलो कैलोरी मिलती है। इसके अंदर जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा डेल्टा H वो होता है ऋणात्मक। एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है यहाँ पर, ऋणात्मक होता है, ठीक है। देखिए अब हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे मानक या कह सकते हो अभिक्रिया की एंथैल्पी। इसी बात करोगे, अभिक्रिया की एंथैल्पी की बात करते हैं। तो अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होती है, जब क्या होता है, जब हम अभिकारक से उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हो आप, जब अभिकारक से जब हम उत्पाद बनाते हैं, रिडक्ट से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हो आप। अभिकारक से हम उत्पाद जब निर्माण कराते हैं तो एंथैल्पी में होता है परिवर्तन। यही जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होना है वो क्या कहलाता है हमारे पास, अभिक्रिया की एंथैल्पी कहलाती है। इसका जो मान है ना, वो मान शुद्ध अवस्था में ज्ञात किया जाता है। इसका जो मान है, मान किसमें ज्ञात करते हैं, शुद्ध अवस्था में। शुद्ध अवस्था क्या है, शुद्ध अवस्था है 1 एटीएम दाब वे 25 डिग्री सेल्सियस ताप। इनके अंदर जो भी निकाला जाता है उसको मानक परिस्थितियां, मानक कहते हैं, ठीक है। शुद्ध अवस्था कैसे ज्ञात करोगे, इन मानक परिस्थितियों के अंदर मान दिए गए, इनके द्वारा हम जो भी ज्ञात करते हैं वो शुद्ध अवस्था कहलाती है। पहले क्या हो रहा था, पहले हमने जो एक बार है वो होता है 10⁵ पास्कल या 75 सेंटीमीटर मरकरी के इक्वल होता है। पहले क्या हो रहा था कि स्टार्ट के अंदर हम एक बार को ही मानक दाब मान रहे थे, परंतु अब वर्तमान के अंदर हम किसे मानना जा रहा है, एक एटमॉस्फेयर को, इसको, ठीक है। ये पहले माना जा रहा था, अब ये वर्तमान में, ठीक है, मानक परिस्थितियां। ये किसके इक्वल था, 36 सेंटीमीटर मरकरी, ठीक है, जो क्या होता है 1.01325 बार के इक्वल होता है, ठीक है। टेम्परेचर उष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा अगर बात करोगे, टेम्परेचर कितना दिया गया 298.15, यह इसको बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमने कैसे ज्ञात किया है, मैंने कहा इनका मान हम शुद्ध अवस्था मानक परिस्थितियों के अंदर एक एटमॉस्फेयर या 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ज्ञात की जाती है। अब हम बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा को। आंतरिक ऊर्जा को डेल्टा ई के द्वारा अर्थात E2 - E1 के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से एंथैल्पी की बात कर लीजिए आप, परिवर्तन की दर, ठीक है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं ना अभिकारक से उत्पाद की, तो इनको ना विभिन्न अवस्थाओं होती है इनकी, ठीक है। जब आप अभिक्रिया करते हो केमिकल रिएक्शन, तो विभिन्न उसकी अवस्थाएं होती है। कैसी होती है, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। तो अगर हम बात करें ठोस को हम एक कोष्टक के द्वारा एज सॉलिड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गैस को हम जी के द्वारा, और द्रव को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लिक्विड के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। इनको क्या लिखा जाता है, कोष्टक के अंदर लिखा जाता है इस प्रकार से। अगर आप जलीय की बात करते हैं, तो जलीय ले रहे तो उसको एक्वा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नीचे एक छोटे कोष्टक रूप में इसको लिखा जाता है। अब देखिए हमने इसकी बात की मानक परिस्थितियों के अंदर। देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं क्रियाकारक, अर्थात
अभिकारक की बात करते हैं, क्रिया का उत्पाद। जो हम बात करते हैं ना E1 व E2, ये ना क्रिया कारक की, E1 क्या है, क्रिया कारक की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और H1 क्या है, यहाँ पर एंथैल्पी में परिवर्तन है, किसकी, क्रिया कारक। जबकि A2 की हम बात करेंगे ना, A2 व H2 की बात करते हैं। A2 उत्पाद में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, जबकि H2 क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन को दर्शा रहा है, किसकी, उत्पाद की। ठीक है, अब हम बात करें मानक अभिक्रिया। जब मानक परिस्थितियों के अंतर्गत हम किसी भी अभिक्रिया की ऊष्मा निकालते हैं तो उसे बोलते हैं मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। इसको आप कैसे परिभाषित करते हैं, डेल्टा H माइनस या डेल्टा H E, अर्थात हम 25 डिग्री सेल्सियस ताप और जब एटमॉस्फेयर दाब लेते हैं उनके अंतर्गत हम जो आंतरिक ऊर्जा वह आंतरिक एंथैल्पी निकालते हैं तो वो कहलाती है मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। अब इनको एटमॉस्फेयर दाब के अंतर्गत इनको हम डेल्टा H 0 व डेल्टा H E A या डेल्टा H A व डेल्टा E 0 के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको डेल्टा E 0 के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊष्मा रसायनिक में समीकरणों किस प्रकार से लिखते हैं। ऊष्मा रसायन में समीकरण, ठीक है, पहले मैंने इतनी बात कर ली आपसे कि इनको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद में उसके आगे हम क्या लिखते हैं, डेल्टा H एंथैल्पी होगी, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक, उनको लिखते हैं। ठीक है, क्रिया कारक व अभिकारक के R व इनकी P की रेडेंट की और प्रोडक्ट की क्या संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इनकी स्थिति को आप पता कर सकते हो, सॉलिड है, ठोस है, सॉलिड व गैस है। ठीक है, तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके आगे वाले टॉपिक को कवर करते हैं। में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं। अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं, उसको अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, कोई अभिक्रिया लेते हैं हम, कैसी होनी चाहिए उस अभिक्रिया में, हम संतुलित समीकरण देखेंगे। ठीक है, संतुलित समीकरण पता है आपको, क्रिया कारक होते हैं, एक क्या होता है, उत्पाद होते हैं। क्या लेंगे हम, क्रिया कारक। क्रिया कारक के हम लेंगे मोलर मात्रा, ठीक, इन मोलर मात्राओं को पूर्ण रूप से क्या होगा, पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, किससे परिवर्तन होगा, एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम अभिक्रिया की ऊष्मा। या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। या कहते हैं कि उसका अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, कोई अभिक्रिया है उसके हम संतुलित समीकरण देखते हैं, उसके अंदर क्रिया कारक जो मोलर मात्राएं हैं उनको पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की ऊष्मा या अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो एंथैल्पी है ना, ये जो ऊष्मा है ये कई प्रकार से हो सकती है। अगर अभिक्रिया के दौरान अगर कोई अभिकार से उत्पाद बन रहा है, उसके अंदर में दहन हो रहा है, जो ऊष्मा प्राप्त होगी उसको बोलते हैं दहन की ऊष्मा। अगर किसी के अंदर हम तनुकरण की बात कर रहे हैं, इसके दौरान कोई विक्रिया हमारे पास ऊष्मा मिल रही है, उसे बोलते हैं तनुकरण की ऊष्मा। अगर कोई अम्ल व क्षार की विक्रिया हो रही है तो उसे बोलते हैं उदासीकरण की ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उदासीकरण की ऊष्मा कहते हैं। एक हम उदाहरण लेते हैं अच्छा से, इसके अंदर ग्रेफाइट लेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट का एक मोल ले लेते हैं,
जो कितना होता है 12 ग्राम का। ठीक, एक ऑक्सीजन का भी एक मोल लेंगे, एक मोल। अब पता कितना ग्राम होता है वो, 32 ग्राम का होता है। ठीक है, एक जो कार्बन होता है उसका वेट कितना होगा, 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन आता है, आपको पता है, एक ऑक्सीजन की बात करोगे, एक 8 पर आता है, 16 वेट हो चुका है इसका, 2 का हो गया 32। ठीक है, वेट लिख लेते हैं इसका, इसका है 12 ग्राम। और O2 की बात करोगे, इसका है 32 ग्राम। ठीक है, मास आपको 11th-12th में पढ़ा होगा, 11th क्लास के अंदर आता है अच्छे से। अब देखिए, जब ये दोनों ऐड होते हैं, ये दोनों अभिकारक जब ये ऐड होंगे, ये किसका निर्माण करते हैं, CO2 का। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम। ठीक है, CO2 गैस बन जाती है। और अगर हम बात करेंगे इसके अंदर एंथैल्पी, ऊर्जा कितने मुक्त होती है, वो होती है 54.03 किलो कैलोरी। कितनी होगी, ठीक है, इतने एंथैल्पी डेल्टा H है। इसको हम बोलते हैं दहन ऊष्माभिगामी। अब देखिए, जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, बिगड़े की बात करोगे ना, तो इससे क्या होता है, जो तंत्र है ना, तंत्र, उससे ऊर्जा निष्कासित हो रही है। क्या तंत्र से परिपार्श्व ऊष्मा निकल रही है। तो ये परिक्रम कैसा होता है, ऊष्मा क्षेपी परिक्रम। तंत्र से ऊष्मा निकल रही है, निकल रही है, तो परिक्रम कैसा होगा, ऊष्मा क्षेपी। परिक्रम कैसा होगा, ऊष्मा क्षेपी। और जो एंथैल्पी, जो परिवर्तन होगा, मैंने कहा था, अगर ग्रहण कर रहा है तो वहां पर एंथैल्पी परिवर्तन होता है धनात्मक, जबकि वो त्याग रहा होता है तो वहां पर परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, डेल्टा H क्या हो जाता है यहाँ पर, ऋणात्मक। अगर इसको लिखे हम गैस के रूप में लेते हैं, गैस, ये रहा गैस, O2 भी क्या है, गैस के रूप में है। और हमें जो मिलती है CO2, वो भी गैस के रूप में है। एंथैल्पी पर माइनस का 54.03 किलो कैलोरी बनता है। कितना है, वो है 54.03 है। परंतु ये नहीं कह सकते हैं ग्रेफाइट की दहन ऊष्मा ये है। ठीक, ये क्या होगा, ग्रेफाइट की एंथैल्पी में परिवर्तन है, परिवर्तन को बता रही है, ना कि ग्रेफाइट की दहन ऊष्मा। दहन ऊष्मा को नहीं बता रहे। क्या बता रही है, ग्रेफाइट की आपको एंथैल्पी परिवर्तन को बता रहा है, ना कि यह है ग्रेफाइट की ऊष्मा को बता रहा है। देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करने वाले। पहला हमारे पास कारक आता है क्रिया कारक व उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं। अब ऊष्मा, अभी उस अभिक्रिया की जो ऊष्मा है उसको प्रभावित करने में उत्पाद व क्रिया कारकों की जो अवस्थाएं होती है भौतिक, वो बहुत निर्भर करती है, बहुत अधिक प्रभावित करती है। देखिए, हम एक उसको अच्छे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब मैं क्या लेता हूँ, एक गैस का अणु H2 लेता हूँ और हाफ क्या लेता हूँ, ऑक्सीजन ले लेता हूँ, तो वो जल का निर्माण करते हैं। परंतु उसकी दो भौतिक अवस्थाएं देखने मिलती है, एक वो जल वाष्प भी बनाता है, एक द्रव भी बनाता है, लिक्विड। परंतु दोनों जो भौतिक अवस्था है, लिक्विड व जो गैस की है, वाष्पन की, उनमें आपको एंथैल्पी में परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। भौतिक अवस्था प्रभावित करती है, ठीक, बहुत अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, एक हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये जब रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करेगा O2 के द्वारा, आप O2। ठीक है, ये भी गैस है और ये क्या बनाता है हमारे पास, H2O गैस, अर्थात जल वाष्प का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जल वाष्प का निर्माण करता है। ठीक है,
इसके लिए कितनी वैल्यू होती है, इसके लिए वैल्यू है -57.80 किलो कैलोरी। अगर यही हम बात करें, यह लिक्विड में चेंज हो जाता है, जल द्रव के अंदर 32 किलो कैलोरी। देखिए जब ना कोई भी हम गैस की बात करते हो, गैसीय अवस्था की, और वो चेंज किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर चेंज होता है, तो वहां पर एंथैल्पी में कमी आती है। क्या आ जाती है, एंथैल्पी में कमी आती है। और इसको क्या बोलते हैं हम, वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं। इसको कैसे क्या कहते हैं, इसको वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं, और इसको डेल्टा HV के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब गैस से द्रव अवस्था बनती है तो एंथैल्पी में कमी आती है, जिसे वाष्पन की एंथैल्पी डेल्टा HV कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाष्पन की एंथैल्पी कहते हैं। इनके लिए अगर वाष्पन की एंथैल्पी हम गणना करें डेल्टा HV की, तो आता है -10.52 किलो कैलोरी। तो कितना आएगा, 10-10.52 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, वाष्पन की एंथैल्पी कहलाती है। अब हम बात करते हैं जो सॉलिड होता है ना, ठोस होता है, वो कई अपरूपों में, कई भागों में होता है, और उसके लिए कौन सी उष्मा है ये किस पर निर्भर करती है, एंथैल्पी के द्वारा आप व्यक्त कर सकते हो। कि जैसे कोई सल्फर है, वो ऑक्सीजन के साथ जलकर दहन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, परंतु कौन सा सल्फर उसका अपरूप जो जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, वो किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, एंथैल्पी द्वारा पता करते हैं। ठीक है, ठोस कई अपरूपों में होता है। ठीक है, कई अपरूपों में होता है जो दहन करता है, पर कौन सा अपरूप दहन में भाग लेगा, यह एंथैल्पी के द्वारा ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा ज्ञात करते हैं, हम एंथैल्पी के द्वारा ज्ञात करते हैं। हम लेते हैं सल्फर एक तास, इसकी रिएक्शन एक गैस में है, इसकी रिएक्शन हम O2 के द्वारा कराते हैं, ये भी गैस में है, क्या बनती है, CO2। तो इसका मान हमारे पास प्राप्त होता है 71.03 किलो कैलोरी पर मोल डेल्टा H। अगर हम क्या ले लेते हैं, सल्फर विषम लंबाक्स जो गंधक है, रिएक्शन कराई लिए O2 के द्वारा, ये भी गैस, ये भी गैस। ठीक है, CO2 बनने वाला है गैस। डेल्टा H की वैल्यू क्या आती है, 70 ठीक है। देखिए जब हमने क्या लिया, सल्फर का हमने एकतांश रूप लिया, अपरूप लिया, कौन सा लिया, एकतांश अपरूप लिया है, और O2 के द्वारा उसका आपने क्या करवाया, दहन करवाया है, तो उसकी एंथैल्पी हमें कितनी प्राप्त होती है, 71.03 प्राप्त होती है। ठीक है, परंतु जब मैं क्या ले रहा हूँ, गंधक रूप ले रहा हूँ सल्फर का ही, उसकी हम क्या कर रहा हूँ, दहन करवा रहा हूँ,
तो मुझे जो एंथैल्पी में ना वो मुझे कम प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो जब इनका आप अंतर निकालते हो, एंथैल्पी का जब अंतर निकालते हो, जो दोनों जो क्रिस्टलीय संरचना है ना, दोनों क्रिस्टलीय अपरूपों की ऊष्मा संक्रमण ऊष्मा के बराबर है, जिसे संक्रमण एंथैल्पी डेल्टा एच टी के द्वारा व्यक्त करते हैं। कितने आती है? डेल्टा एच टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है? 71 कैलोरी आ जाता है। अब देखिए, जो हम बात करने वाले अभिक्रिया की जो ऊष्मा है उसको प्रभावित होने कारकों की अगर बात करें, ताप के भी बारे में बात करते हैं। देखिए, ताप का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया की ऊष्मा पर। अगर जो हम बात करें अभिक्रिया, अगर ताप इसका बदल रहा है, वो ताप किस पर निर्भर करता है? जो उत्पाद विक्रियाकारों की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है, और भौतिक जो अवस्थाएं होती है वो निर्भर करती है एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर। इसीलिए जो टेम्परेचर है उसको क्या लिया जाता है? नियत लिया जाता है, मानक लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं जो ताप है, ताप में परिवर्तन किसको प्रभावित करता है? प्रभावित करता है भौतिक अवस्था को। ठीक है, जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन है वो किसको प्रभावित करता है? एंथैल्पी में परिवर्तन को। ठीक है, प्रभावित ये रहा, यहाँ पर प्रभावित करता है, और यहाँ पर भी अगर बात करें तो प्रभावित। ठीक है, एंथैल्पी में परिवर्तन को उसको प्रभावित करता है। इसीलिए ताप 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। ताप हमने कांस्टेंट ले लिया, जिससे क्या हो? ना तो भौतिक अवस्थाएं प्रभावित हो, ना ही क्या हो एंथैल्पी में परिवर्तन प्रभावित हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दाब आयतन की। ये कब काम आता है? ये तब काम आता है जब अभिकारक व उत्पाद क्या हो? गैसीय हो। क्या हो? उनकी भौतिक अवस्था क्या हो? अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था गैसीय हो, तब हम ये क्या होते हैं? दाब आयतन उसको प्रभावित करते हैं। अगर जो उत्पाद है अभिकारक दोनों के गैसीय मोलों की संख्या बराबर हो तो आयतन बराबर होता है, अगर बराबर नहीं है तो आयतन में अंतर होता है। ठीक है, अगर आयतन स्थिर है दाब में अंतर आएगा, अगर दाब स्थिर है तो आयतन के अंदर परिवर्तन आता है। कब होगा ये? जब भौतिक अवस्था गैस हो, किसके लिए? उत्पाद वे अभिकारक के लिए, क्रियाकारक के लिए। ठीक है, अगर अभिकारक वे उत्पाद के गैसीय मोल की संख्या बराबर है तो आयतन बराबर होगा। ठीक है, अगर मोल बराबर ना हो तो आयतन बराबर नहीं होगा। कब होता है? जब दाब स्थिर हो। अगर आयतन स्थिर हो, तब दाब में
अंतर आता है। किसमें अंतर आता है? दाब के अंतर आता है। क्रिया कारक अथवा उत्पाद की सांद्रता तब प्रभावित होती है जब उष्मा विलयन की उष्मा हो या तनुता की उष्मा होती है, तब ये प्रभावित करते हैं। कब प्रभावित करेंगे? जब विलयन की उष्मा हो या क्या हो, तनुता की उष्मा, तब ये कारक इसको प्रभावित करते हैं, जिसको विक्रिया की उष्मा को। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।